हेलो, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव। हम लोग पीछे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मैटर क्या होता है, पदार्थ किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि पदार्थ की जो दो अवस्थाएं होती हैं, एक भौतिक अवस्था, एक रासायनिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था में हम लोगों ने पढ़ा था कि तीन रूपों में होता है, ठोस, द्रव और गैस। उसी के आगे हम पढ़ेंगे तो जो मैटर होता है, जिसे हम पदार्थ कहते हैं, ये हर एक वस्तु, कोई भी वस्तु पदार्थ हो सकती है। तो पदार्थ किससे बना होता है? तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होता है, जिसे हम अणु कहते हैं। यानी छोटे छोटे अणुओं से क्या बनता है? पदार्थ बनता है। छोटे छोटे अणुओं से क्या बनता है? पदार्थ बनता है। तो अगर हम किसी पदार्थ को तोड़ें तो किसके रूप में टूटता है? अणु के रूप में। और अगर अणु को तोड़ दिया जाए तो परमाणु के रूप में टूटता है। तो सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु। यानी छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है अणु, और अणुओं से मिलकर बनता है पदार्थ। तो सभी पदार्थों में क्या चीज़ होगी? अणु होंगे और परमाणु होंगे। अब बात आती है कि जो एटम होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं, इसे सबसे सूक्ष्मतम कण माना जाता है, सबसे छोटा कण माना जाता है। छोटा इसलिए क्योंकि ये सामान्य आँखों से दिखाई नहीं देता। ये इतना छोटा होता है कि सामान्य आँखों से दिखाई नहीं देता है। जो एटम होता है सामान्य आँखों से दिखाई नहीं देता है, बहुत छोटा कण होता है, बहुत सूक्ष्मतम कण होता है। और इन छोटे छोटे कणों को मिलके एक अणु की रचना होती है, मॉलिक्यूल की रचना होती है। और मॉलिक्यूल यानी अणु के साथ बहुत सारे अणुओं से पदार्थ की रचना होती है, पदार्थ बनता है। और ये ठोस, द्रव और गैस तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। तो अब आगे हम बात करेंगे अणु। जो अणु है हमारा पदार्थ के छोटे से छोटे कण हैं। और सबसे छोटा कण क्या होता है? एटम। उसी एटम के बारे में बात करेंगे। अब हम एटम को, जो जैसे पदार्थ को तोड़ दिया अणु के रूप में, अणु को तोड़ दिया पदार्थ के परमाणु के रूप में, अणु को तोड़ दिया परमाणु के रूप में। लेकिन परमाणु को अगर तोड़ते हैं तो भौतिक फिजिकल अवस्था में इसे अलग अलग नहीं रखें, तोड़ के इसे अलग अलग नहीं रखा जा सकता। तो ये रासायनिक क्रियाओं में तोड़ा जा सकता है। तो कैसे तोड़ा जा सकता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अलग, प्रोटॉन अलग और न्यूट्रॉन अलग रहें। ये रहेंगे एक साथ। अगर हम फिजिकल अवस्था में कहें तो एटम के टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, सबसे सूक्ष्मतम कण माना जाता है। अब आगे इसमें बात करेंगे। जो हमारा परमाणु एटम है, ये परमाणु है, ये बड़ा दिखाया गया है। ये है इतना छोटा कि दिखाई भी नहीं देता, ये इतना छोटा होता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा दिखा रहे हैं हम। तो इसमें क्या होते हैं? इसका जो बीच का भाग होता है ये ठोस होता है, सघन होता है। बीच का भाग क्या होता है? ठोस और सघन होता है, मजबूत होता है। और ये बाहरी भाग क्या होता है? खोखला होता है, सघन नहीं होता है। और जो बीच वाले भाग में क्या क्या चीज़ें रहती हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी जो परमाणु मिलके बना होता है वो तीन चीज़ों से मिलके बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। तो बीच वाले भाग क्या है? प्रोटॉन। और ये जो बाहर हम दिखा रहे हैं ये हमारे क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। और बीच में क्या है? इसका जो तरीका है वो हमारी सौर मंडल की तरह है। जैसे सूर्य है बीच में, सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जगह फिक्स रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उनके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। तब बात करेंगे जो परमाणु है, एटम है हमारा, तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। किससे किससे बना होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्लीज़ इस वीडियो पे बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है आज इस वीडियो में। इसलिए ये नहीं कि थोड़ा सा देखा और ये तो हमें बोले ये तो सब आता ही है हमें, तो हम इस वीडियो को ऑफ कर दें। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, अच्छा लगेगा पक्का। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीन चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है वो कहाँ होता है और उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं न्यूक्लियस, यानी नाभिक कहते हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है? केंद्र भाग। नाभिक होता है केंद्र। तो एक छोटा सा कण है, सूक्ष्म कण है, जिसे हम एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं। उसका एक बीच वाला भाग होगा जिसे केंद्र भाग कहते हैं, उसे कहते हैं नाभिक या न्यूक्लियस या केंद्र। नाभिक, न्यूक्लियस या केंद्र कहेंगे ये बीच वाले भाग को। और इस पूरे भाग को क्या कहेंगे? एटम। इस पूरे भाग को क्या कहेंगे? परमाणु, एटम। अब बात आती है कि जो हमारा परमाणु है
इसका व्यास कितना होता है। ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, उसका व्यास कितना होता है। ये क्वेश्चन ये होता है। तो नाभिक का व्यास अलग होता है और परमाणु का व्यास अलग होता है। तो ये परमाणु पूरा भाग है, ये परमाणु पूरा भाग है, इसका व्यास होता है, परमाणु का व्यास होता है 10⁻⁻10 मीटर, यानी हम कहें 1/10 मीटर, -10 मीटर। परमाणु का व्यास 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब 10 मीटर को 10⁻⁻10 मीटर को क्या कह सकते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम। तो परमाणु का व्यास कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी 10⁻⁻10 मीटर को 1 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। ध्यान से समझेंगे, पीछे एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था जहां 10⁻10 माइनस के रूप में नहीं दिया गया था, एंगस्ट्रॉम में वैल्यू दी गई थी। तो एंगस्ट्रॉम में परमाणु का व्यास होता है 1 एंगस्ट्रॉम। ध्यान से समझेंगे, परमाणु का व्यास 1 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परमाणु। अब बात आती है कि परमाणु का जो बीच का भाग होता है, ये सघन भाग होता है, इसे हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक में दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपस में एक बल के द्वारा बंधे रहते हैं, ये अलग अलग नहीं होते हैं। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो नाभिक का जो व्यास है वो कितना होता है, क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए नाभिक का व्यास कितना होता है, तो नाभिक का व्यास होता है 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर होता है। ध्यान से समझेंगे, 10⁻⁻15 मीटर। अब बोलेंगे कई बार इसको बोल देता है 10⁻⁻15 मीटर को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर भी होता है। अगर हम यहाँ लिख दें, ये है हमारा 1911, 10⁻⁻15 मीटर बराबर होता है एक फर्मी। तो नाभिक का व्यास 10⁻⁻15 मीटर, परमाणु का व्यास 10⁻⁻10 मीटर, इसे एक एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। 10⁻⁻15 मीटर को एक फर्मी भी बोलते हैं। अब नाभिक की खोज किसने की थी, नाभिक की खोज किसने की थी, तो नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड में। कब की थी, 1911 में, 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। एक छोटा सा क्वेश्चन कि इस परमाणु में सबसे पहले क्या खोजा गया था, नाभिक खोजा गया था, इलेक्ट्रॉन खोजा गया था, प्रोटॉन। तो सबसे पहले खोज हुई थी इलेक्ट्रॉन की, सबसे पहले खोज हुई थी इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन और इसकी बाद में हुई है, क्लियर है। तो इसको किसने खोजा है, रदरफोर्ड ने। कब खोजा है, 1911 में। तो इसका व्यास कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर, इसी को बोलते हैं एक फर्मी। अब आगे आता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का जो आवेश होता है, प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन कहाँ है, ये बीच में प्रोटॉन है। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लगभग सभी को पता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम प्रोटॉन का आवेश। चार्ज, आवेश होता है चार्ज। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, -19 कूलाम, ये प्रोटॉन का चार्ज होता है। अब बात आती है प्रोटॉन का मास, द्रव्यमान कितना होता है, मास। तो प्रोटॉन का जो मास होता है यानी द्रव्यमान होता है, वो होता है 1.6725 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1.6725 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसे कहीं कहीं हमें इस तरह से भी लिखा मिलेगा 1.673। अब ये 67 था, 25 को उसने क्या कर दिया है 25 को 30 ले लिया, 3 ले लिया। तो कहीं कहीं ये इस तरह से भी लिखा मिलेगा। तो इस तरह से ज़्यादातर इस तरह से मिलता है, इसीलिए हमने दोनों ही चीज़ें लिख दी है। तो 1.6725 नियर अबाउट मान होता है 1.673 × 10⁻⁻20 किलोग्राम। अब कई बार ये वैल्यू किलोग्राम में ना होके ग्राम में होती है, तो क्या होता है, अब हम इसके साथ ग्राम लगाना चाहें या इसके साथ ग्राम, दोनों के साथ, ग्राम में 27 की जगह -24 ग्राम होता है। तो अगर हम इस वैल्यू को लेते हैं तो 1.673 × 10⁻⁻24 ग्राम,
10 की घात -24 ग्राम होता है। तो जब ग्राम की बात करेंगे तो -24 हो जाएगा, किलोग्राम की बात करेंगे -27 किलोग्राम होगा। वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, ज़्यादातर एग्जाम में 1.7 से 1.673 मिलेगी। ठीक है, अब बात आती है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज, तो प्रोटॉन की खोज में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। दरअसल प्रोटॉन से पहले 1911 में नाभिक की खोज हुई थी। प्रोटॉन से पहले 1911 में नाभिक की खोज हुई थी, वो रदरफोर्ड ने की थी। तो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की, इसके बाद में शांत होकर बैठ गए। तब इसके बाद में 1920 में गोल्डस्टीन ने, ध्यान से समझेंगे, 1911 में नाभिक खोजा गया था, 1920 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने नाभिक के बीच में एक पदार्थ को खोजा, एक कण को खोजा, पदार्थ नहीं कहेंगे, कण कहेंगे, जिसे प्रोटॉन कहा गया। तो अब गोल्डस्टीन ने इसे खोजा था, लेकिन नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। ध्यान से समझेंगे, खोजा किसने था? ये कोई चीज है जो नाभिक के बीच में है, उसे कहा, गोल्डस्टीन ने खोजा था और उसका नाम दिया था रदरफोर्ड ने। तो प्रोटॉन का नाम किसने दिया था? प्रोटॉन, जो कण मिला था हमें नाभिक के बीच में, गोल्डस्टीन को मिला था। तो गोल्डस्टीन ने, चूंकि ये खोज कर चुके थे, कौन? रदरफोर्ड, नाभिक की। तो ये रदरफोर्ड से ही मिले कि ये क्या चीज है जो नाभिक के बीच में है। तो रदरफोर्ड ने इसका नाम दिया प्रोटॉन। तब क्वेश्चन यहां से पूछा जाए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो एक्चुअली खोज की थी गोल्डस्टीन ने। नाम किसने दिया था? तो नाम दिया था रदरफोर्ड ने। कब? 1920 में। अब बात आती है इसके बाद इलेक्ट्रॉन की। तो हमने पढ़ा न्यूक्लियस, नाभिक पढ़ा, परमाणु, प्रोटॉन, और इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। क्लियर दिख रहा है सबको? इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना सबको? क्लियर? इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? -1.6 × 10⁻19। देखेंगे प्रोटॉन का आवेश 1.6, प्रोटॉन का आवेश इस तरह से दिखा दें इसको, प्रोटॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 होता है। कई बार इसमें प्लस भी लगा होता है। अगर हम प्लस लगाएं तो ठीक है, ना लगाएं तब भी ठीक है। जब कोई चीज़ होती है उसके पहले प्लस ही माना जाता है। तो वहाँ प्लस लगाएं या ना लगाएं, बात एक ही होता है। लेकिन यहाँ माइनस लगाना जरूरी होता है। तो दोनों के आवेश सेम होते हैं, बस प्रोटॉन में पॉजिटिव आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन में निगेटिव आवेश। प्रोटॉन में पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में निगेटिव आवेश होता है। तो प्रोटॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश भी उतना ही होता है, लेकिन बस चार्ज क्या होता है? निगेटिव होता है। तो यहाँ पहले माइनस लग जाता है, माइनस नेगेटिव, -1.6 × 10⁻19 कूलाम, बाकी वैल्यू सेम है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो चक्कर कौन लगाता है? जो हल्का होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो इससे बहुत कम होता है। कहीं पढ़ते हैं 1837 गुना हल्का होता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। या इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से प्रोटॉन का 1837 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन का, जिसे मास कहते हैं, वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। देखेंगे यहाँ पर 27 है, यहाँ 31 है। तो इसको अगर ये प्लस होता तो ये बड़ा हो जाता, वो छोटा हो जाता। लेकिन ये क्या है? माइनस है। जितना ही माइनस में वैल्यू बढ़ती जाएगी वो उतना ही छोटा होता जाएगा। तो द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम है इलेक्ट्रॉन का, जो कि प्रोटॉन की तुलना में बहुत कम है। प्रोटॉन की तुलना में बहुत कम है। कहीं लिखा मिलेगा 1837 गुना या 1840 गुना हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। अब आती है इसमें, कई बार इसको किलोग्राम की बजाय ग्राम में लिख देते हैं। तो 9.1 × 10⁻28 ग्राम, 28 ग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने। कब की थी? 1897 ईस्वी में, 1897। अब देखेंगे, हमने कहा था इलेक्ट्रॉन खोजा गया था पहले, इलेक्ट्रॉन पहले खोजा गया था। फिर क्या खोजा गया था? हमारा नाभिक। कब खोजा गया? 1911 में।
इसके बाद में क्या खोजा गया? प्रोटॉन। और फिर क्या खोजा गया था? न्यूट्रॉन 1931 में। 1931 में। तो अब ये हो गया इलेक्ट्रॉन, आवेश होता है माइनस, पॉजिटिव निगेटिव दोनों, वहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, वैल्यू सेम। ये द्रव्यमान हो गया। इलेक्ट्रॉन की खोज जे सैमसन ने 1897 में की थी। अब न्यूट्रॉन की बात आती है, तो न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होता है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। तो न्यूट्रॉन का आवेश, कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश, कोई चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन में, किसी तरह का कोई आवेश नहीं होता है। अब बात आती है द्रव्यमान की, तो बोले प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं, लगभग बराबर। ये बिल्कुल बात सही है, लगभग बराबर ही होते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि लगभग है, एग्जैक्ट सबसे ज़्यादा भार किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता कितना है ये देख लें। तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? ये 1.67, ये 49 है, तो इसे क्या कर सकते हैं? 5 कर सकते हैं। 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, 27 किलोग्राम। अब इसी को अगर ग्राम में कहेंगे तो 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब देखेंगे इन दोनों में, प्रोटॉन और इसमें था 1.673 और इसमें 1.675, थोड़ा सा अंतर है, बाकी सेम है। तो इसीलिए कहते हैं लगभग बराबर है, लेकिन एक्चुअली इससे ये थोड़ा सा भारी। तो द्रव्यमान सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो किसका होता है? न्यूट्रॉन का। सबसे कम पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन का। तो अगर पूछा जाए कितना होता है तो ये वैल्यू याद कर लें। अब न्यूट्रॉन की खोज कब और किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। कब की थी? 1931 में। 1931 में की थी। बात समझ में आ गई होगी। 1931 में इसकी खोज हुई थी। अब देखेंगे आगे इसमें, जब हमारा एटम होता है परमाणु, तो इस पूरे को परमाणु कहते हैं। परमाणु में जो कक्षाएं होती हैं वो K, L, M, N, ये नॉर्मली 4 कक्षाएं मानी जाती हैं, लेकिन इससे और ज़्यादा डीप पढ़ने के लिए इसके आगे भी होती हैं। K, L, M, N के आगे भी कक्षाएं होती हैं, लेकिन हमारी ज़रूरतें यहीं तक पूरी हो जाती हैं, इसलिए हम इसके आगे नहीं पढ़ेंगे। इसके आगे भी कक्षाएं होती हैं। तो जो K होती है, इसको 2n² फार्मूला होता है। ये K, L, M, N, तो ये होती है 2, n की जगह 1 रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो 2 हो जाएगा। फिर करेंगे 2, अब n की जगह 2 रख दें, स्क्वायर कर देंगे 8 हो जाएगा। फिर 2, 1, इसकी n की जगह 3 ले लें, इसका स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 18। फिर 2 इंटू n की जगह 4 ले लें, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 32। तो 2, 8, 18, 32 ये कक्षाएं का वितरण होता है। तो पहली कक्षा में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 18 और चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बात समझ में आ गई। 2, 8, 18, 32, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में 32 होते हैं। ठीक है, तो आगे इसमें हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे कि कब वो जो परमाणु है या जो पदार्थ है जिस परमाणु से बना है उसकी बाहरी कक्षा पूर्ण है, उसकी बाहरी कक्षा अपूर्ण है, तो कंडक्टर कब होगा, इंसुलेटर कब होगा, सेमीकंडक्टर कब होगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो फिलहाल ये टॉपिक आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो देखने के बाद प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। जब हम वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपका और कुछ नहीं लग रहा है, आपका और कुछ नहीं लग रहा है, आपका कोई चार्ज नहीं लग रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, और आप देख रहे हैं कि आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत करके, गर्मी में इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, पसीना निकल रहा है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।